नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो बंगाल में चुनाव वैसे तो 23 और 29 अप्रैल को होंगे और परिणाम 4 मई को आएंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने अभी से अपनी हार मान ली है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका हाव भाव और जिस तरह के आरोप वो लगा रही हैं और जिस तरह की वो बातें कर रही हैं, उससे बड़ा स्पष्ट है कि उन्होंने अपनी हार मान ली है। और चूंकि उनको अपनी हार बिल्कुल सामने दिख रही है, तो अब उनका एक ही काम रह गया है और वो है इलेक्शन कमीशन को गाली देना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को गाली देना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देना, गृह मंत्री अमित शाह को गाली देना और ये कहना कि ये सब लोग मिल करके उनको हराने के लिए हर तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। बस यही चीज रह गई है उनके पास और इसकी वजह यह है कि उनको अपनी हार साफ साफ सामने दिख रही है। दरअसल बंगाल में ममता बनर्जी की नकेल इस बार इस कदर कस दी गई है कि ममता बनर्जी हर रोज रो रो करके, आंसुए बहा करके ये कह रही हैं कि उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। वो अपने आप को विक्टिम बना के पेश कर रही हैं। हार सामने देखते ही वो विक्टिम बन गई है। याद रखिए, ये विक्टिम कार्ड खेलने में बहुत माहिर है। पिछले चुनाव को आप याद कीजिए, इन्होंने अपने पैर में प्लास्टर बांध करके वोटरों की सहानुभूति लेने की कोशिश की और वो अपनी उस कोशिश में सफल भी हुई। वो पैर में उनके चोट लगी कि नहीं लगी और वो चोट कितनी गंभीर थी, चुनाव के पहले वो प्लास्टर लग गया, चुनाव खत्म हो गया, प्लास्टर खत्म हो गया। तो ये तो वो करती रहती हैं, विक्टिम कार्ड खेलना वो उनकी आदत है और इस बार भी वो विक्टिम कार्ड ही खेल रही हैं क्योंकि उनको अपनी हार साफ साफ दिख रही है। देखिए, बात यह है कि ममता बनर्जी को अब तक बंगाल में पूरे सिस्टम को, जिसमें कि इलेक्टोरल सिस्टम भी है, चुनाव का जो पूरा सिस्टम है, उसको भी हाईजैक करने की पूरी छूट मिली हुई थी और उनको रोकना इसलिए भी आसान नहीं था क्योंकि पूरे सिस्टम को उन्होंने अपने फेवर में इस कदर कर लिया था कि उससे मुक्ति कोई दिला दे यह संभव नहीं लग रहा था। लेकिन इस बात को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने समझा और फिर यह रणनीति बनाई गई कि ममता के इस तिकड़म को कैसे नाकाम किया जाए। और आगे चल करके ममता बनर्जी ने वहां पे पूरे सिस्टम को जिस तरह से एक तरह से सड़ा दिया था, उसको गंदा कर दिया था, उसको साफ करने में इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट, इसने भरपूर अपना रोल प्ले किया और ये कहा कि नहीं भाई, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण और चुनावी प्रक्रिया का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। तो ममता आज जो रो रही है ना, और उनको जो अपनी हार सामने दिख रही है, उसकी वजह है सिस्टम में जो शुद्धिकरण हुआ है, वोटर लिस्ट का जो शुद्धिकरण हुआ है। और इसके लिए क्रेडिट जाता है सरकार को, तो क्रेडिट जाता ही है, लेकिन उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन और उससे भी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट को इसका क्रेडिट जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाकर ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण को रोकने के लिए क्या क्या नहीं किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि आपकी जो भी समस्या है हम उनको सुनेंगे, समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन एसआईआर तो होकर के रहेगा। और एसआईआर हो गया। अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे एसआईआर के बाद ममता बनर्जी रोज फूट फूट कर रो रही हैं और ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं। अब देखिए कि ममता बनर्जी ने कितनी चालाकी से वोटर लिस्ट में अपने फर्जी वोटरों को भर दिया था। मतलब बड़ी संख्या में तो ऐसे वोटर थे जो मर चुके थे, लेकिन उनके नाम पे भी वोटिंग हो रही थी। जितने घुसपैठिए थे, ये बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए, उन सबों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा दिया गया था। अब उसका इलाज क्या था? उसका एक ही इलाज था, एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और जैसे ही एसआईआर शुरू हुआ, ममता बनर्जी थर थर कांपने लगी। आप याद कीजिए, एसआईआर रुकवाने के लिए ममता बनर्जी ने क्या क्या नहीं किया। वो खुद कोर्ट गई, खुद से वकालत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई आपने इतना बढ़िया वकील रखा है, उनको बोलने दीजिए। लेकिन नहीं, ममता बनर्जी डेस्परेट थी और उन्हें अपने घुसपैठिए वोटरों को भी ये दिखाना था कि देखो तुम्हें बचाने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। ये तो जैसा मैंने कहा, धन्यवाद करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी। इतना ही नहीं,
एसआईआर में बंगाल के जिन कर्मचारियों अधिकारियों को लगाया गया था उन सबको भी डराया धमकाया, कहा कि जो लोग मर गए हैं उनका नाम मत काटो। बताइए, मृत लोगों का नाम भी रखने के लिए उन पर दबाव डाला गया, ऐसा उन अधिकारियों ने मीडिया को बताया, ऐसी खबरें मीडिया में आई। इतना ही नहीं, बंगाल की महिलाओं को उकसाया। क्या कहा कि एसआईआर के काम के लिए अगर कोई आपके पास आता है तो अपने किचन में जो आपके पास जो हथियार हैं, जैसे बेलन है, कलछी है, छुरी है, उससे लेकर के हमला कर दीजिए। एक प्रदेश की मुख्यमंत्री अपनी महिलाओं को हिंसा के लिए उकसाती हैं, और किसके खिलाफ? एसआईआर के काम में लगे हुए कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ। सोचिए कि ममता बनर्जी ने किस तरह से महिलाओं को वहां भड़काया और एसआईआर को नाकाम करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं सुनी। अब देखिए, एसआईआर हो गया, वहां पे 91 लाख नाम कट गए, और 91 लाख नाम कटने के बाद ममता जैसे बिल्कुल बेसहारा हो गई हैं। उनको लगता है कि हमारे फर्जी वोटर तो हैं नहीं, ये सारे जो रोहिंग्या घुसपैठिए थे, बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, सबका नाम कट गया, और अब वो जाकर के बस विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं, और हर रोज अब वो नए आरोप लगा रही हैं। अब देखिए, शनिवार को उन्होंने एक नया आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कोशिश की कि भवानीपुर सीट से उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाए। कैसे? कि 2 फॉल्स केस उनके खिलाफ फाइल कर दिए गए, लेकिन वो तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और पब्लिक थी जिसने कि उनको बचा लिया। अब आप सोचिए किस तरह के आरोप है कि मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी को रद्द करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की। मतलब इस देश में ऐसा हो सकता है क्या? क्या इलेक्शन कमीशन नहीं है इस देश में? और क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं है इस देश में कि कोई पार्टी चाहे कि किसी मुख्यमंत्री की जो उम्मीदवारी है उसको रद्द करा दे और वो रद्द हो जाएगी? ऐसा संभव है क्या? अच्छा देखिए, उसके बाद उन्होंने एक बार फिर से ये जो 91 लाख वोटरों के नाम कटे हैं वो मुद्दा उन्होंने उठाया और कहा कि गलत तरीके से 91 लाख वोटरों का नाम काट दिया गया। मतलब जो मर गए हैं उनका नाम ना काटा जाए, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। 15 डॉक्यूमेंट थे, अब 15 में से भी अगर आपके पास कोई एक भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है और आपका नाम ना कटे, ये कैसे संभव है? जो 27 लाख लोग हैं जिनके नाम अभी एडजुडिकेट होने बाकी हैं, जिनको वोटिंग का अधिकार नहीं है, सोचिए उनके पास भी इन 15 डॉक्यूमेंट्स में से भी एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो डाउटफुल नहीं हो, और उसको लेकर के भी इस देश में हंगामा किया जा रहा है, बंगाल में किया जा रहा है। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो पत्रकारिता के नाम पे अपने घर के लोगों को, अपनी पत्नी को एमपी का टिकट दिलवा देते हैं, राज्यसभा में भिजवा देते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि 27 लाख लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं मिला। भाई ये 27 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास 15 डॉक्यूमेंट में से एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो कि डाउटफुल नहीं हो। तो ऐसे लोगों का क्या किया जाए? मतलब जिसकी नागरिकता संदिग्ध है तो क्या उसको वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए? तो देखिए, एसआईआर में जो काम हुआ है वो वाकई काबिल तारीफ है। इलेक्शन कमीशन की तारीफ होनी चाहिए, और जैसा मैंने कहा सबसे बड़ी भूमिका तो सुप्रीम कोर्ट ने निभाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ममता बनर्जी के मंसूबों को नाकाम किया है, इन मृत वोटरों के नाम पे बोगस वोटिंग कराने का, घुसपैठियों के नाम पे बोगस वोटिंग कराने का, घुसपैठियों से बोगस वोटिंग कराने का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नाकाम कर दिया है। और जिस भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से ममता बनर्जी खुद लड़ रही हैं, वहां भी 46,000 नाम कटे हैं। ममता बनर्जी ऐसे ही नहीं डर रही हैं, कैसे ही थर-थर नहीं कांप रही हैं। उनका भी भवानीपुर में उनकी स्थिति भी बेहद खराब है, 46,000 नाम कट गए हैं, और इसके लिए भी वो लगातार भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि इसमें भी एक साजिश है, इसमें भी एक साजिश है। उनको हर जगह अपनी साजिश दिख रही है, और नया शिगुफा उनका यह है कि उनकी उम्मीदवारी को रद्द कराने के लिए गलत केस उनके ऊपर फाइल किए जा रहे थे, जिसकी कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोक दिया। किस तरह से वोटरों को दिग्भ्रमित करने का, उनको भड़काने का काम ममता कर रही हैं, वो आप देख सकते हैं। ऐसे ऐसे आरोप वो लगा रही हैं। अच्छा देखिए, अभी प्रधानमंत्री मोदी भी बंगाल गए और उन्होंने एक बात ऐसी कही कि ममता बनर्जी को फिर से बिल्कुल आग लग गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिनमें कि आसपास के जो पड़ोसी देश हैं वहां पे अल्पसंख्यकों के साथ अगर कोई अत्याचार हुआ है तो उनको नागरिकता दी जाएगी। उसमें मुस्लिम को छोड़ करके वो हिंदू, बुद्ध, सिख, ये सारे जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई इसको और त्वरित गति से लागू किया जाएगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है
तो वो लागू किया जाएगा। और इसको लेकर के ममता बनर्जी को बिल्कुल आग लग गई है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीएए को तेजी से लागू किया जाएगा और ये जो मतुआ कम्युनिटी है, नामशूद्र कम्युनिटी और दूसरे जो रेफ्यूजी कम्युनिटी हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। और साथ में जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो घुसपैठिए हैं उनको ये चेतावनी दी कि भाई जब सरकार बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तो तुम्हें खदेड़ा जाएगा, खदेड़ के भगाया जाएगा यहां से। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो बातें कही ना, उसने ममता बनर्जी को और भी हिला दिया है। अच्छा, इससे पहले अमित शाह ने भी कहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनेगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां लागू होगा, और उस बात को प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया। और ममता बनर्जी ये सब सुन करके बिल्कुल उनको परेशानी ऐसी हो गई है कि वो खुल करके गालियां दे रही हैं प्रधानमंत्री मोदी को और अमित शाह को कि भाई ये अपने एजेंडा को थोपने की कोशिश की जा रही है। भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के संविधान में लिखा हुआ है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। और सीएए तो पार्लियामेंट ने पास किया है, तो उसको तो लागू करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ममता बनर्जी को हार का डर तो अभी से सता रहा है, तो ये जो विपक्षी पार्टियां हैं इनका एक हथकंडा जो है अपनी हार की झेप को मिटाने के लिए, वो कहते हैं जी ईवीएम जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा, ईवीएम खराब हो गया। ममता बनर्जी भी अब वही कह रही हैं। वो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्लान कर रही है कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया जाए, ईवीएम के सहारे चुनाव जीता जाए। सोच लीजिए, मतलब इतने चुनाव भारत में हुए, जो हारता है वो कहता है ईवीएम की वजह से हम हारे। कांग्रेस पार्टी ने परंपरा शुरू कर दी है और ममता बनर्जी भी यही बात कर रही है, क्योंकि जब जब कांग्रेस हारी है वो कहती है ये ईवीएम की वजह से हार गए। जीत जाती है पार्टी तो कहती है ईवीएम ठीक है। अब ममता बनर्जी भी यही बात कर रही है, वो बहाने ढूंढ रही हैं कि किस तरह से वो अपने लोगों को बताएं कि वो क्यों हारी हैं। तो वो कह रही है ईवीएम के सहारे बीजेपी जीतने की कोशिश कर रही है, मतलब इस बार जो उनकी हार होगी तो वो बिल्कुल हार के बाद कहेंगे कि ईवीएम ने हमें हराया है। अच्छा देखिए, एक जो फैक्टर, बड़ा फैक्टर जो है, जो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करता हुआ दिख रहा है, वो है महिला फैक्टर। अब देखिए, इस देश में महिला वोटर और महिला फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। आपने बिहार में देखा, महाराष्ट्र में देखा, झारखंड में आपने देखा, महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर आ रही हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खुल करके सामने आकर के वोट कर रही हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है बंगाल में, जो संकल्प पत्र रिलीज किया है, उसमें भी महिलाओं के लिए कई योजनाओं की बात की गई है। जैसे गर्भवती महिलाओं को 21,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी, आशा वर्कर का जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाएगा, बुजुर्ग महिलाओं को 3,000 रुपए दिए जाएंगे, ये जो 1,500 जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार में मिलता है उसको 3,000 किया जाएगा, महिला सुरक्षा के लिए पुलिस बटालियन बनाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पुलिस भर्ती में 33% महिला आरक्षण लागू किया जाएगा, 33% महिला थाना बनाया जाएगा। तो ये सारी जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए लेके आ रही है, या जो वायदे किए हैं, वो ममता बनर्जी के लिए एक नई समस्या खड़ी कर रही है। क्योंकि अब तक बंगाल की जो महिला वोटर थी उनका झुकाव तृणमूल कांग्रेस की तरफ था, इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री महिला थी। लेकिन मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जिस तरह से जो परिवर्तन हम लोगों ने देखा कि महिलाएं बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त कर रही हैं, तो वही चीज अब बंगाल में दिख रहा है। और देखिए, आरजी कार हॉस्पिटल में उस महिला डॉक्टर की जिस तरह से हत्या हुई, पहले बलात्कार हुआ और हत्या हुई, और उसके बाद इनके मंत्री ने जो कहा कि अगर बलात्कार से बचना है तो शाम को जल्दी घर आ जाओ, उसके बाद बंगाल की महिलाओं में इसका बड़ा असर हुआ है और सब में नाराजगी है कि ये क्या बात हो गई भाई कि अगर शाम को वो बाहर निकलेंगे तो बलात्कार हो जाएगा, ये क्या बात हो रही है। तो आप देखिए, महिलाएं बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही हैं और मैनिफेस्टो में बीजेपी ने जिस तरह का प्रॉमिस किया है उससे ये झुकाव और भी बढ़ेगा। तो ममता के लिए बड़ी खतरे की घंटी है। तो एक तो महिला फैक्टर ममता के खिलाफ जा रहा है और दूसरा है मुस्लिम फैक्टर। देखिए, मुसलमानों का एक छत्र वोट ममता बनर्जी को अब तक मिलता रहा है, लेकिन इस बार 4 ऐसे गठबंधन हैं या 4 ऐसी पार्टियां हैं जो मुस्लिम वोट को खींचने की कोशिश करेंगे। एक तो तृणमूल कांग्रेस ही है, दूसरा लेफ्ट है और आईएसएफ है नौशाद सिद्दीकी की, तीसरी कांग्रेस पार्टी है जो 294 सीटें लड़ रही हैं, तो कुछ तो वोट वो भी काटेगी। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद का शगुफा छोड़ चुके हैं, ओवैसी के साथ वो लड़ने वाले थे। हालांकि और बात है कि उनका जो स्टिंग सामने आ गया वो भी बहुत रिलायबल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को 1,000 करोड़ उनको थोड़े देगी। अब ये जो स्टिंग सामने आ गया उसका कुछ असर
हो या ना हो, ओवैसी ने कह दिया कि हम अलग लड़ेंगे। तो फिर भी हुमायूं कबीर का देखिए एक एरिया है मुर्शिदाबाद, वहां पे वो वोट काट सकते थे। अब थोड़ा सा कम काटें ज्यादा काटें, वोट तो वो काटेंगे। ओवैसी भी जहां जहां लड़ेंगे वो वोट काटेंगे। तो तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट आईएसएफ के साथ कांग्रेस, हुमायूं कबीर, ओवैसी, अब तो 5 दावेदार हो गए मुसलमानों के। थोड़ा थोड़ा वोट भी अगर ये काटेंगे ना, तृणमूल कांग्रेस की नैया डूब जाएगी। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को यूनाइट करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन एक समझदारी का काम यह कर रही है कि जो मुस्लिम फैक्टर है ना, उस पर बहुत ज्यादा बयानबाजी नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी खुल के नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मुसलमानों को टारगेट करेंगे तो फिर एक काउंटर पोलराइजेशन हो जाता है, वो सब के सब तृणमूल कांग्रेस के पीछे खड़े हो जाएंगे। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने समझदारी दिखाई है। 2021 में जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया था ना, उससे क्या हुआ था, कई बार आप बहुत खुल करके बोलते हैं, सही बात भी आप कह रहे हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा फोर्सफुली कह रहे हैं तो वो सब तृणमूल के पीछे खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने इससे सबक सीखा है और उसको थोड़ा लो पिच पे रखा है। तो लो पिच पे रखने का फायदा यह है कि मुसलमान वोट के बंटने की पूरी संभावना, जैसे मैंने आपको बताया, कम से कम 5 पार्टियों में या गठबंधन में ये मुस्लिम वोट बंट सकता है। और ये हिंदू कंसोलिडेशन, ये मिल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए काफी है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं वो कम से कम ये तो बता ही रहे हैं कि गैप तृणमूल और भाजपा के बीच में तेजी से घट रहा है। मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था कि आईएनएस मैट्रिक्स का जो पोल है वो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 130 से 150 सीटें मिल सकती हैं। बहुमत के लिए चाहिए 148, तो अगर 150 सीटें अपर लिमिट भी देख लें तो भारतीय जनता पार्टी तो सरकार बना ही सकती है। वोट परसेंटेज में भी मैट्रिक्स का पोल यह कहता है कि तृणमूल कांग्रेस को 43% मिलेगा तो बीजेपी को 41% मिल रहा है, सिर्फ 2% का फर्क। और ये पहले ही ओपिनियन पोल आ चुका है, चुनाव में अभी देरी है। और जिस तरह से वहां पे लोग, मैनिफेस्टो भाजपा का अभी जारी हुआ है, तो मैनिफेस्टो जारी होने के बाद ये जो महिला फैक्टर है और मुस्लिम फैक्टर है, ये मिल करके ममता बनर्जी की कब्र खोदने के लिए काफी है। और आप देखेंगे कि जब 4 मई को परिणाम आएंगे तो ममता बनर्जी के 15 साल के कुशासन का अंत होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।